नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं शंखनाद। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड कोरोना के मरीज दर्ज किए गए हैं। लगातार आंकड़े टूटते हुए चले जा रहे हैं। 33,000 मरीज बीते 24 घंटों में संक्रमित हो गए हैं, जबकि अकेले सिर्फ लखनऊ की हम बात करें तो वहां पर 6,000 नए केस दर्ज किए गए हैं। यूपी में कोरोना ने तोड़े हैं सारे रिकॉर्ड। 24 घंटे में 33,000 से ज्यादा केस। लखनऊ में करीब 6,000 नए केस सामने आए हैं। यकीनन उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा सूबा है, राज्य, वहां पर चुनौतियां लगातार बढ़ती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेगी सरकार, ये बड़ा सवाल इस वक्त कायम है। आपको बताते चले, हालांकि यूपी की योगी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 18 साल से ज्यादा जिन लोगों को वैक्सीनेशन दिया जाना है, 1 तारीख से उन सभी को फ्री में कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन उसके ठीक पहले ये बड़ी चुनौती, और ये चुनौती जिससे पार पाना इतना आसान सरकार के लिए नहीं होगा। आगे इस पर उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करती है, रहेगी नजर। लेकिन यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में कोरोना के ये टूटते हुए रिकॉर्ड अपने आप में बेहद चिंता का सबब राज्य सरकार के लिए और पूरे के पूरे सूबे के लोगों के लिए बनी हुई है। जैसे और जानकारी सामने आएगी आप तक हम पहुंचाएंगे। और अब आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं आपको महाराष्ट्र। ऑक्सीजन सिलेंडर में लीक के मामले में आपको बताते चले 22 मरीजों की जान चली गई है। इसने पूरे के पूरे सिस्टम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महाराष्ट्र से इस हदप्रद और बेहद निराश करने वाली खबर ने वहां की व्यवस्था की भी पोल खोलकर रख दी है। 22 लोगों की इस तरह से जान जाना अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। हालांकि राज्य सरकार की ओर से पूरे मामले में एक कमेटी गठित की गई है जो पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल ये, इसके लिए जिम्मेदार और जवाबदेह आखिर कौन है? ये रिपोर्ट देखिए। कुछ सुनने को, कुछ जताने को, कुछ बताने को। ओल्ड नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल के इस इमारत में 22 लोगों के हलक में ही अटक के रह गई सांसें। एक एक सांस के लिए 22 मरीज तड़पे और तड़प कर। कुल 23 लोग भर्ती थे इस अस्पताल में, सब ऑक्सीजन पर थे। अचानक यहाँ ऑक्सीजन लीक हुई। ऑक्सीजन लीक हुई तो मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हुई, और ऑक्सीजन बाधित हुई तो मृत्यु लोक में बदल गया ये अस्पताल। पेट्रोल 22 है, वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से हादसा हुआ है। कोरोना ने पहले ही महाराष्ट्र को मुसीबत में डाल रखा है। पहले से ही अस्पतालों में मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा। दवाइयों की किल्लत से मरीज अस्पतालों की चौखट पर दम तोड़ रहे हैं। ऐसी स्थिति में गैस का यूं लीक होना और 22 लोगों का मर जाना हर किसी के मन को मार रहा है। जो मिसहैप वहाँ पर हुआ है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और लीकेज, वॉल से लीकेज हुआ और वॉल का लीकेज के वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया, और प्रेशर ड्रॉप के वजह से कुछ ये जो इंसिडेंट हुआ है या मिसहैप हुआ है, ये कैजुअल्टीज़ हुई है, ये हुई है। मैं वहाँ पर वो ये जो हॉस्पिटल है ये महानगर पालिका का हॉस्पिटल है। यानी महाराष्ट्र में जैसा कि महानगर पालिका का हॉस्पिटल अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के पास होता है, और मुझे लगता है कि वहाँ के कमिश्नर से मेरी बात हुई और अभी स्थिति ठीक है। वहाँ के जो लोकल गार्डियन मिनिस्टर है मिस्टर भुजबल वहाँ पर गए हैं, और मैं और एफडीए मिनिस्टर भी हम वहाँ पर जा रहे हैं। 11 पुरुष और 11 महिलाएं काल की गाल में समा गए, और स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि अब स्थिति ठीक है। यही स्थिति अगर पहले ठीक होती तो 22 लोगों की जान नहीं जाती। अब बीजेपी कह रही है कि नासिक में हादसा नहीं हुआ बल्कि हत्या हुई है। सरकार की बेजवाबदारी के कारण ये मृत्यु ने हत्या है। 22 मार्च को मैंने नासिक मेयर के साथ में यहाँ पर विजिट की थी। म्युनिसिपल कमिश्नर, सिविल सर्जन को फोन किया था। 22 लोगों की हत्या के लिए तुरंत क्रिमिनल नेग्लिजेंस के अंतर्गत कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी मांग कर रही है कि नासिक की इस घटना की उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए। बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है।
मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। हालांकि उद्धव सरकार ने नासिक के इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। साथ ही भरोसा दिया है कि किसी भी सूरत में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। पूरे मामले में राजनीति भी चरम पर है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उन 22 मौतों का जिम्मेदार कौन है। और इसके साथ ही आपको बताते चले 35 से ज्यादा अभी भी ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी और मौत के बीच इस वक्त जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। कांग्रेस पार्टी की ओर से चरण सिंह सापरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से राम कदम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उन दोनों के साथ ही हम चर्चा में आगे बढ़े उसके पहले आपको बताते चले, क्या महाराष्ट्र, जहां पर हालात दिनों दिन कोरोना संक्रमण के मद्देनजर बिगड़ते हुए चले जा रहे हैं, अब वो महाराष्ट्र संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है। ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात हैं और मंत्रियों के अलग अलग जो बयान सामने आ रहे हैं उसने इसी ओर इशारा किया है और माना जा रहा है उद्धव सरकार इस बारे में जल्द ही फैसला करके निर्णय जनता को सुना सकती है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हुई तो फिर आगे क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आपको ये भी बताते चले कि कल ही प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया था कि दरअसल आखिरी विकल्प के तौर पर ही लॉकडाउन को अपनाएं, जहां तक संभव हो सके इससे बचें राज्य सरकारें। ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना का बढ़ता तांडव, क्या फेल हो गया ब्रेक द चेन अभियान? क्या महाराष्ट्र में लगेगा संपूर्ण लॉकडाउन? आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। पीएम ने कहा था कि लॉकडाउन अंतिम विकल्प होना चाहिए, लेकिन महाराष्ट्र के हालात बिगड़े हुए हैं। उद्धव सरकार के ब्रेक द चेन अभियान का असर फिलहाल नहीं दिख रहा। शायद इसीलिए उद्धव सरकार नियमों को सख्त करने पर विचार कर रही है। खबर है कि उद्धव सरकार संपूर्ण लॉकडाउन की जगह सख्त दिशा निर्देशों का ऐलान कर सकती है। इसके तहत 2 जिलों के बीच आवाजाही रोकी जा सकती है। शहर के भीतर के परिवहन को नहीं रोका जाएगा। आवश्यक सेवा की सूची को और छोटी किया जाएगा। यानी बहुत से ऐसे लोग जिन्हें इस वक्त आवश्यक सेवा के नाम पर छूट हासिल है, उन्हें इस छूट से बाहर किया जाएगा। बाजारों में और पाबंदी का ऐलान हो सकता है, क्योंकि 14 अप्रैल की रात से जारी कोरोना कर्फ्यू के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना की चेन ब्रेक नहीं हो पाई है। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर गौर कीजिए। 17 अप्रैल को 56,783 नए केस आए, जबकि 419 लोगों की मौत हुई। 18 अप्रैल को 68,631 नए केस आए, जबकि 503 लोगों ने दम तोड़ दिया। 19 अप्रैल को 58,924 नए केस आए, 351 लोग काल के गाल में समा गए। 20 अप्रैल को 62,097 नए केस आए और 519 लोगों की मौत हुई। रोज के केस का आंकड़ा लगातार 60,000 के आसपास बना हुआ है। महाराष्ट्र सरकार के लिए यही चिंता की सबसे बड़ी बात है। संकेत मिल रहे हैं कि उद्धव ठाकरे लॉकडाउन जैसा सख्त ऐलान कर सकते हैं। महाराष्ट्र में ब्रेक द चेन की प्रोसेस शुरू है, लेकिन आंकड़ा 60,000 के करीब लगातार आ रहा है। कुछ और कड़ाई उसमें लाई जाएगी। लोग बिना मतलब के घूम रहे हैं, उसे किसी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। बाजारों में भी भीड़ जुट रही है, उसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें लगता है महाराष्ट्र सरकार कल शाम तक जो और कड़े नियम है उसका ऐलान करेगी। जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल में बहुत चर्चा हुई और उस चर्चा में महाराष्ट्र की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। मंत्री कई ऑफिसर्स के साथ मीटिंग करेंगे, किस तरीके से इस लॉकडाउन को लगाना है या नहीं, इस पर भी फैसला लिया जाएगा।
पूरे महाराष्ट्र में 14 अप्रैल की रात 8 बजे से 1 मई की सुबह 7 बजे तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को अनुमति है, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि जो उम्मीद की गई थी वो कोरोना कर्फ्यू से पूरी नहीं हो रही। 3 दिन का लॉकडाउन, 5 दिन का लॉकडाउन, ये मायने साइंटिफिकली रखता नहीं है। ये 2 हफ्ते तो लेता ही है, क्योंकि फर्स्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, दूसरा ट्रांसमिशन अगर आप फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हो, हमें खुद को पता चलने में कि हमें कोविड हुआ है, शायद एसिम्प्टोमेटिक से लेकर सिम्प्टोमेटिक होने तक एक केस को लेके 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें यही उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में केसेस उतरने शुरू हो जाएंगे। और अभी हमारा यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन से दूर रखें, अपने घरों में रखें। मुंबई में कोरोना का संकट विकराल होता जा रहा है। कल तलोजा के वृद्धाश्रम में कुल 56 बुजुर्गों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया। उधर पनवेल में 2 बुजुर्गों की कोरोना से मौत हो गई और 14 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक तरफ कोरोना डरा रहा है तो दूसरी तरफ इस आपदा में लोग अवसर ढूंढ रहे हैं। एक बार फिर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सूबे की जनता के सामने मुखातिब होने वाले हैं। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो लोगों को नकली कोविड सर्टिफिकेट बनाकर देते थे। इस मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। 2 लोगों को हिरासत में लिया। जब 2 लोगों से छानबीन की गई तो उनसे एक लैपटॉप और मोबाइल भी उनसे बरामद हुए। ये भी बात पता चली इसमें कि यह 2 लोग उस वक्त में इस तरह से कोविड-19 के लिए जो आवश्यक RT-PCR टेस्ट है उसके बनावट या फर्जी तरीके से RT-PCR टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट बना रहे थे। कोरोना महामारी का संकट बड़ा है। जरूरत है सब मिलजुल कर जिम्मेदारी से इस संकट का मुकाबला करें। लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल को तोड़ने की बात हो या दवाओं की कालाबाजारी या फर्जी कोविड सर्टिफिकेट की, इस तरह की चीजें कोरोना के खिलाफ जंग को कमजोर कर रही हैं। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के खिलाफ एक तरफ जहां देश और प्रदेश जंग लड़ रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कालाबाजारी और कुछ लोगों के रवैये ने इस पूरे के पूरे प्रोसेस को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ सरकारी अस्पताल की लापरवाही, ऑक्सीजन सिलेंडर जिस तरह से लीक होते हुए चले गए, 22 लोगों की जान चली गई। आपको यह भी बताते चले कहा यह जा रहा है 238 लोग उस समय ऑक्सीजन सप्लाई जिनको की जा रही थी, वो सभी पेशेंट उस समय क्राइसिस की सिचुएशन से गुजर रहे थे और थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। लेकिन जिम्मेदारी, जवाबदेही कब और कैसे तय की जाएगी और साथ ही जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? राम कदम जी बीजेपी से और साथ ही हमारे साथ चरण सिंह सापरा कांग्रेस से लगातार जुड़े हुए हैं। सापरा साहब, शुरुआत आपसे ही करते हुए, क्या हुआ, क्या किया आप लोगों ने अब तक इस पूरे मामले में? 22 लोगों की जान चले जाना ऑक्सीजन की कमी से, इसका मतलब समझते हैं आप लोग इस देश के लिए क्या है? चित्रा जी, बिल्कुल जो घटना घटी है बेहद घटना है और चौंका देने वाली घटना है। मैं उन सभी परिवारों के परिजनों से मैं संवेदना प्रकट करता हूं जिनके परिजन आज जिनकी मृत्यु हुई है इस दुर्घटना की वजह से। आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने एक उच्च स्तरीय समिति अपॉइंट की है जिसमें टेक्निकल लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं और चंद दिनों में उसकी रिपोर्ट आएगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। प्राथमिक रूप में यह पता चला है, जो कलेक्टर और वहां के म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया है, कि जो ऑक्सीजन का टैंक था उसके वाल्व की माल फंक्शनिंग की वजह से ये सारी गैस जो है वो लीक हुई और इसी तरह से पेशेंट की मृत्यु हुई है। लेकिन बाकी के जो अधिक पेशेंट थे उनको शिफ्ट करने में वहां के स्टाफ को कामयाबी मिली है और मेरे ख्याल से आगे और इसमें कोई घटना नहीं घटी है। सवाल ये भी है कि बहुत दुखद घटना है और सरकार को महाराष्ट्र में मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, दूसरे अन्य शहर, पुणे और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण शहर हैं जहां पर माना यह जाता है कि डॉक्टर्स की अच्छी फैसिलिटी है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। वहां पर आधे घंटे सप्लाई रुकने से 22 मरीजों की जान चली जाती है और आप कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच के आदेश दिए गए हैं। जो 22 लोग मारे गए हैं उनके परिवार को ढांढस क्या शब्दों से बधाया जा सकता है? एक ऐसे दौर में जब अब लोग ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं, वहां पर पहले से इस तरह के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे? आप समझ रहे हैं कितनी बड़ी लापरवाही है ये? चित्रा जी, मैं कहीं इल्जाम यहाँ वहां वो कहते हैं ना फुटबॉल की तरफ फेंकना नहीं चाहता हूं। मैं वही कह रहा हूं कि जो 22 लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और इस तरह की घटना आगे न हो इसका पूरा ध्यान हर शासन प्रशासन रखेगा। मैं आरोप प्रति आरोप में नहीं जाना चाहता हूं कि नासिक महानगर पालिका जो है
वो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर मेयर है, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। नासिक शहर में 3 उनके एमएलए हैं, मैं इसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं यही कह रहा हूं कि सरकार इसकी जांच करेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। ये माल फंक्शनिंग क्यों हुआ, इसके ऊपर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, ये मुख्यमंत्री ने भी कहा है। तो ये तमाम सारे जो अब घटना सब नहीं जाते हुए भी पहुंच ही गए आप वहीं पर। यही तो दुर्भाग्य है ना इस देश का और प्रदेश का भी कि राजनीति ज्यादा होती है, काम कम होता है। राम कदम जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, वो आपके एमएलए गिना रहे नासिक से, और राम कदम जी कम से कम ऐसे एक, लौट रही हूं सापरा साहब, एक बार उनका विपक्ष का भी पक्ष हो जाए, उनसे भी जवाब ले लिए जाए। एक ऐसे वक्त में जब आपको सत्ता पक्ष को विपक्ष को साथ में मिलकर कदम आगे बढ़ाना चाहिए, यहां पर राजनीति ज्यादा हावी दिखती है, सलाह कम देते हैं आप लोग। देखिएगा, इस मंथना के आरंभ में जो लोग जान गंवा चुके हैं, उनके परिवार के प्रति उनकी आत्मा को शांति मिले, सद्गति मिले, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस बात को यहाँ पर मैं दोहराना चाहूंगा कि यहाँ पर उद्धव सरकार ने जांच के आदेश तो दे दिए, पर जिस माँ ने अपना बेटा खोया है, जिस बेटे ने अपने माँ बाप इस हादसे में खोए हैं, उनकी क्या गलती है। इसी प्रकार का हादसा भंडारा में 9 जनवरी को घटा था, जिसमें नन्हे बालक 10 बालकों ने अपनी जान गंवाई थी। एक हादसा, एक्सीडेंट हम समझ सकते हैं, पर जिस एक्सीडेंट को रोका जा सकता है, उसके बावजूद भी केवल और केवल लापरवाही के कारण यदि वह घटना घटे और उसमें 22 लोगों की मृत्यु हो, तो इस बात को देश कभी भूल नहीं सकता, वे परिवार कभी भूल नहीं सकते। आपकी जांच कमेटी आई है, 4 दिन 10 दिन बाद लोग भूल जाएंगे, पर वे परिवार जिन्होंने अपने खून के रिश्ते खोए हैं, उनका क्या। भंडारा में जब ये घटना घटी थी तब सरकार ने कहा था, हमने सरकार से मांग की थी, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, पर थोड़ी संवेदनाएं सरकार के दिल और जहन में होती तो शायद महाराष्ट्र के सभी अस्पतालों का ऑडिट होता। यहाँ पर कांग्रेस के नेता देश के लोगों को मूर्ख समझते हैं, पता नहीं क्या समझते हैं। वे कह रहे थे, मैं नहीं कहूंगा, पर सब कुछ उन्होंने कह दिया, पर यह बात उन्होंने नहीं कही कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अस्पताल महाराष्ट्र सरकार के नगर निगम जो अर्बन मिनिस्ट्री है उसके तहत आते हैं। यह समय फुटबॉल की तरह उनका ही शब्द है, इसकी उसकी पल्ले में डालने का नहीं है। वे परिवार, जिन परिवारों के अपने निजी लोग, अपने परिवार के लोग भगवान के द्वार गए हैं, उन परिवारों का क्या दोष था। भंडारा की घटना के बाद यदि आप सारे अस्पतालों में ऑडिट करते हैं, कहां पर क्या खामियां हैं, और आपके मुख्यमंत्री ने, आपके सरकार ने ये कहा था, क्यों नहीं करा? कोई सबक नहीं लिया सापरा साहब, आपने एक लाइन में जवाब दे दीजिए, ब्रेक के लिए रुकना है, एक लाइन में सापरा साहब। ये सब हॉस्पिटल्स का ऑडिट हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ये इस तरह के इल्जाम लगाएंगे तो मैं भी इनको मध्य प्रदेश के शहडोल का किस्सा सुनाऊंगा कि जहां पर परसों 12 लोगों की मृत्यु हुई है ऑक्सीजन नहीं मिलने की वजह से। पटना के नालंदा सर, अभी तो हम बात कर रहे थे महाराष्ट्र की, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश को बाद में देखते और महाराष्ट्र का एक बेहतर एग्जाम्पल अगर आप देश के सामने रखते तो ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि महाराष्ट्र में भी हालात लगातार खराब होते हुए चले जा रहे हैं। यकीनन बाकी राज्यों में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन कम से कम कोई एक राज्य तो ऐसा हो, आप अपना ही एग्जाम्पल प्रस्तुत करते कि देखिए महाराष्ट्र को हमने सबसे बेहतर रखा है कोरोना के इस काल में, लेकिन वहां की स्थिति बद से बदतर होती हुई चली जा रही है। और माना जा रहा है उद्धव सरकार लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला कर सकती है। इस खबर में कितना है दम, कुछ देर में हो सकता है उद्धव सरकार की ओर से इस बारे में जानकारी दी जाए, लेकिन अपने आप में नासिक की घटना बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है, और जो भी इसके प्रति जिम्मेदार और जवाबदेह है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए, ताकि मामला नजीर बने और दूसरे किसी अस्पताल में इस तरह की घटना नहीं। हालात ऐसे हो चले हैं जिसके बारे में बताना भी अपने आप में ऐसा लग रहा है कि न जाने किस स्थिति से गुजरते हुए ये देश आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी लगातार होती हुई चली जा रही है, चाहे राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। राजधानी दिल्ली में तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से पहले ही स्पष्ट कर दिया गया था कि किस तरह से भारी किल्लत से जूझ रहे हैं अस्पताल, तो वहीं कई अस्पतालों ने हाथ खड़े कर दिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों से ऑक्सीजन की कमी की खबरें सामने आ रही हैं, जो अपने आप में बेहद परेशान करने वाली हैं। शहर शहर कोरोना का कहर अब और खौफनाक रूप ले चुका है।
कोरोना संक्रमण में सांसों को चलाए रखने वाली ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है। दिल्ली, मुंबई, पटना, कानपुर, प्रयागराज समेत तमाम शहरों में ऑक्सीजन की किल्लत जानलेवा साबित हुई। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में मरीजों से कहा जा रहा है कि अगर उनके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है तो उन्हें भर्ती नहीं किया जाएगा। ऑक्सीजन है अस्पताल में? नहीं, वो मना कर रहे, डॉक्टर ही मना कर रहे, ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आओ तो आपको रूम मिल जाएगा। रूम क्या, स्ट्रेचर पे ही लेटा रखे हैं। एक ऑक्सीजन से अभी मैं देख कर आई हूँ, 3-3 लोग, डॉक्टर कह रहे हैं देखो, खुद देखो, 3-3 लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं एक सिलेंडर से। बहुत बुरा हाल है। जीटीबी अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन लेकर आए टैंकर से थोड़ी राहत मिली। दूसरी तरफ दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल ने अल्टीमेटम दे दिया है। अगर उन्हें कुछ घंटों में ऑक्सीजन नहीं मिली तो मरीजों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। अभी हमारे पास अगले 6-7 घंटे के लिए है, 6 घंटे के लिए समझो। फिर एक्चुअली क्या होगा कि 4 घंटे बाद प्रेशर डाउन होना शुरू हो जाएगा, हमें वेंटिलेटर चलाना मुश्किल हो जाएंगे। तो उसके लिए फिर मैनुअल करना पड़ता है या सिलेंडर से वो पूरा नहीं पड़ता है, फिर वो मुश्किल हो जाती है। पर 5-6 घंटे बाद ऑक्सीजन रहेगी नहीं, इसलिए हमें इस वक्त बहुत जरूरी है कि हमें मिनिमम 5000 लीटर ऑक्सीजन मेरी गाड़ी में बगैर ऑक्सीजन के बच्चे आप ले जाएंगे? सिलेंडर का इंतजाम तो मैं कहाँ से करूँ? जब कहीं मिल रहा हो बताइए। मैं हॉस्पिटल में है ना, आप लोगों के पास है, हमसे क्या मतलब? पैसा खर्चा है। मरीज बेबस हैं और डॉक्टर लाचार। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत मासूमों की जान पर बनाई है। प्राइवेट नर्सिंग होम के आईसीयू में भर्ती बच्चों को हटाया जा रहा है क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन। वहीं माँ बाप एम्बुलेंस ड्राइवर से गुहार लगा रहे हैं कि वो उनके बच्चे को घर या दूसरे अस्पताल तक छोड़ दे। एम्बुलेंस ड्राइवर बिना ऑक्सीजन बच्चे को ले जाने को तैयार नहीं है। सर गाड़ी है, ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएं हम? शहर के अंदर ऑक्सीजन मिल नहीं रहा, कहीं भी जाते हैं लाइफ केयर हर जगह भटक चुके हैं, कहीं ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है। सभी एम्बुलेंस में पूरे शहर का यही हाल है, किसी एम्बुलेंस वाले के पास ऑक्सीजन नहीं है, कहाँ से लाएंगे? प्रयागराज में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ी है। नैनी इलाके में बने प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन प्लांट में ऑक्सीजन लेने वालों की भारी भीड़ है। लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल तो रहा है, लेकिन बार बार बिजली कटने की वजह से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। कानपुर से रंजय सिंह, प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। राजधानी दिल्ली और देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजधानी पटना। चाहे पटना हो या बिहार का कोई भी हिस्सा, वहां पर भी ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की ओर से इस बात को लेकर भरोसा पैदा किया जा रहा है, लेकिन रेमडेसिविर को लेकर उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल ड्रग कंट्रोलर की ओर से मेल भेजने पर ही इसकी व्यवस्था होगी। प्राइवेट अस्पताल हैं, जो निजी हॉस्पिटल हैं, उसमें कुछ समस्याएं आ रही हैं, इस बात को आप मानेंगे? नहीं, जो भी समस्या आती है सरकारी में तो हमें पता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी जैसी समस्या आ रही है उन समस्याओं का निपटारा करने के लिए पटना जिला प्रशासन की तरफ से लगातार मॉनिटरिंग हो रहा है। डीएम स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस अस्पताल को मरीज के अनुसार जितने सिलेंडर की जरूरत है उनकी आपूर्ति बाधित नहीं हो, इसका लगातार प्रयास हो रहा है, लगातार काम हो रहे हैं। और जो हमारे उद्योग विभाग के अधिकारी हैं, तो स्वास्थ्य विभाग और उद्योग विभाग के अधिकारी दोनों मिलके समेकित रूप से भी जो प्रयास करने हैं उपलब्धता के लिए, आपूर्ति के लिए या उत्पादन के लिए, वो सारे काम किए जा रहे हैं। ये मंत्री जी, एक समस्या आ रही है रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेके, वो काफी लोगों को मिल नहीं रहा है। हमें भी, हमारे पास भी कई लोग आते हैं कि इंजेक्शन चाहिए, ब्लैक में मिल रहा है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है और ये कब तक सुचारू रूप से मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, देखिए वो भी आप देख रहे होंगे, उसके लिए भी कल हमने अपने ड्रग कंट्रोलर को निर्देशित किया है और ड्रग कंट्रोलर ने उसके लिए व्यवस्था बनाई है। जिसको भी रेमडेसिविर दवा की जरूरत है वो हमारे ड्रग कंट्रोलर को मेल करें। हम लोग अस्पताल के अनुसार दवाइयां उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही परसों दवाइयां आई रेमडेसिविर, तो पटना के लगभग 34 अस्पतालों में उसको उपलब्ध कराया गया मरीजों के अनुसार। तो ये उपलब्धता बढ़े, इसके लिए मैंने भी स्वयं केंद्र सरकार के मंत्री से भी बातचीत करके प्रयास किया है। तो जैसे दवा की उपलब्धता हो रही है वैसे ही अस्पतालों को
उसकी आपूर्ति हो और एक एक चीज की मॉनिटरिंग सरकार के ड्रग कंट्रोलर के द्वारा। मायानगरी मुंबई हो, भोपाल हो, अहमदाबाद हो, हर जगह ऑक्सीजन की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। ऐसे में राज्य सरकारें क्या कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। मुंबई में इसी हालात का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सौरभ वक्तानिया ने। मुंबई और महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के केसेस सबसे ज्यादा है। पेशेंट्स को आज सबसे ज्यादा किसी चीज की गरज है तो वो है ऑक्सीजन की। गवर्नमेंट और कई सारी जो सोशल संस्था है वो कोशिश कर रही है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिले, ऑक्सीजन उन तक पहुँचे, लेकिन जितने पेशेंट्स आ रहे हैं उतने ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। ताहिर जी, पहले तो ये बताइए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो आप भर रहे हैं, जो ला रहे हैं, पहले क्या रेट थे और अब क्या रेट थे? रिफ़िल का जो इशू है वो तो है ही, उसके साथ में इसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम हो गई है। पिछले साल हम लोगों ने काम किया था तो बहुत आसानी से हमको बहुत सारे सिलेंडर्स मिल जाते थे, जंबो सिलेंडर, छोटे सिलेंडर सब मिल जाते थे। अभी तो हमको सिलेंडर मिल ही नहीं रहे। ये सिलेंडर के साथ अगर जो देखें तो इसका कितना कॉस्ट आ रहा है, कितना रिफिल में इसका कॉस्ट बढ़ गया है, वो बताइए। ये 2 क्यूबिक मीटर का सिलेंडर है, यानी 2000 लीटर्स का ये सिलेंडर है। इसका पिछले साल कॉस्ट था 250 to 300 लेकिन रिफिल कॉस्ट, लेकिन अभी इसका कॉस्ट है 550 to 600, यानी 3 गुना, यानी डबल के करीब हो गया है। और आज जो पेशेंट्स को है ना कॉस्ट नहीं देख रहे, क्योंकि ज़रूरत बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उनको बस सिलेंडर कहीं से भी मिल जाए, ऑक्सीजन कहीं से भी मिल जाए, ये मेन उनका कंसर्न है आज। शहर दर शहर कहर, ये लफ्ज आजकल लिखने से कहीं ज्यादा आंखों के सामने दिखाई दे रहे हैं। आंखों के सामने दम तोड़ते परिजन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से। लेकर चलते हैं आपको सपनों की नगरी लखनऊ में। दबावों का ये शहर कहा जाता है, लेकिन वहां पर चीख पुकार मची हुई है। हालात बद से बदतर होते हुए चले जा रहे हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से कैसे लखनऊ शहर इस वक्त जूझ रहा है, हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुंचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेत रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे, सर मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा, 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। रोते हुए परिजन हैं, हालात आप समझ सकते हैं किस कदर है। लोग इस तरीके से अपनों के लिए सिलेंडर लेकर के लाइन लगा रहे हैं। एक भी गैस नहीं मिली, सिलेंडर एक भी सिलेंडर। क्या कह क्या रहे हैं कि नहीं? सबको गैस है, गैस लगी हुई है सर। हम लोग को बताइए कि सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। एक सवाल करना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले सुनने में आ रहा था सैकड़ों टन गैस आई, गई कहाँ वो, किसको मिल गई? जाके किसी भी आप गैस एजेंसी पे चले जाओ ऑक्सीजन लेने के लिए, कहीं नहीं मिल रही है गैस। लोग सुबह 6-6 बजे से लगे हुए हैं सर, और ये ऑक्सीजन को हम घर में जाके बेच नहीं लेंगे या कुछ इस्तेमाल नहीं कर लेंगे, पेशेंट के लिए चाहिए जो मर रहा है, मरीज मरेगा, ऑक्सीजन से आदमी मर रहा है। हम और भी दिखाते हैं, ये लोगों की परेशानी है। 24 घंटे से लोग खड़े हैं, कुछ इस तरीके से लोग अपने घरों से लेकर निकले हैं, लोगों को मिल नहीं रहा। आप लोग को मिला कि नहीं मिला? सवेरे 6 बजे से लाइन में खड़े हैं सर, नहीं मिला भाई, 3 बजे से। बेटी हमारी है अवतार हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ऑक्सीजन पे चल रही है, उसका लेवल कितना चला जा रहा है। कोविड की जांच के लिए गए हैं, अभी रिपोर्ट नहीं आई है उसकी, और ये समझ लीजिए सिलेंडर नहीं मिला उसको, तो समझ लीजिए उसका बचना नामुमकिन। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, और कह दिया गया सिलेंडर यहाँ नहीं मिलेगा, हमारा बच्चा बचेगा। ये हालात हैं, लोगों के मरीज बहुत बुरी दशा में हैं, क्रिटिकल कंडीशन में हैं, और आप देख लीजिए यहाँ के का क्या हालात हैं। इस वक्त लखनऊ के सबसे बड़े जो गैस एजेंसी है रिफिल करने वाले उन तक पहुँचे हैं और आप हाल देखिए, लोग पैरों से लेकर के आ रहे हैं, कई लोग इससे लेकर आ रहे हैं। मार के खेत रहे, सुबह से लगे हुए 5 बजे लाइन पे, सर मरीज घर पे पड़ा हुआ है हमारा, 5 बजे से दौड़ रहे हैं, यहाँ से लाठी लेके चार्ज कर रहे हैं। लाइन लगे, नंबर आया तो भगा दिया, सिलेंडर लेके भगा दिया उसने। मौजूदा वक्त में अस्पताल ही वेंटिलेटर पर हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें
और इसके साथ ही मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटेंगे, लेकिन कोरोना के इस आफतकाल की हर एक खबर आज तक लगातार आप तक पहुंचाता रहेगा शंखनाद में। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।